नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पिछला जो वीडियो था उसमें अंग्रेज़ों के भू राजस्व नीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था। भू राजस्व नीतियों में हमने स्थायी बंदोबस्त, इसके बाद रैयतवारी बंदोबस्त और इसके बाद महालवारी बंदोबस्त के बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा। जो लोग उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से एक मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से प्लेलिस्ट बना है, उसमें जाकर उसे ज़रूर देखें। चलिए, जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि यहाँ पे कहीं से भी किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। तो वह क्या है, 1857 की विद्रोह या 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह इसी को कहा जाता है। तो यह जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप लोग इसमें बने रहिएगा। यह वीडियो जो है एक ही वीडियो में हम पूरा इसमें बताएंगे और आप लोग इसको 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आपके दिमाग में यह छप जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसके बारे में सामान्य जानकारी लेंगे, यानी सामान्य परिचय। इसके बाद 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, कि यह विद्रोह क्यों उभरा, इसका क्या कारण हुआ कि यह विद्रोह अंग्रेज़ों समक्ष भारतीयों ने किया। इसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे 1857 के विद्रोह की शुरुआत व रोमांचकारी घटनाएं क्या हुई। 1857 का विद्रोह जो हुआ उसका विस्तार कैसे कैसे होता रहा, कहाँ कहाँ होता रहा। जैसे पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से धीरे धीरे झांसी, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, हर एक स्थान पर जाकर यह विद्रोह बड़े पैमाने पर पनपा। और इसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति क्या था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद इस विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे। फिर 1857 के विद्रोह का परिणाम किसके पक्ष में आया। जैसा कि हम लोग ने देखा था कि 1857 का विद्रोह जो हुआ वो 1.5 साल के अंदर ही ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज़ों ने इस पे काबू करके दिल्ली पर नियंत्रण पा लिया। और इसके बाद देखेंगे 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, यानी भारत इसमें कैसे पीछे रह गया। इस विद्रोह को किया तो बहुत ज़ोर शोर से, लेकिन इसमें पीछे कैसे रह गया इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपके लिए लाभकारी बहुत है। तो यहाँ पर है 1857 के विद्रोह का सामान्य परिचय। तो 1857 का विद्रोह बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी से हुआ था। कहाँ से? बंगाल में स्थित बैरकपुर छावनी से हुआ था। बैरकपुर छावनी कहाँ पर है? बंगाल में स्थित है। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व जो है वो बलिया जिले के मंगल पांडे ने किया था। किसने किया था? मंगल पांडे जी ने इस विद्रोह का प्रतिपादन या नेतृत्व किया था। मंगल पांडे। इसके बाद इन्होंने अपने ही अधिकारियों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। यानी जो ये 34वें रेजिमेंट में काम कर रहे थे उन्हीं अधिकारियों पर गोली चलाकर इन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। यहाँ से यह विद्रोह मेरठ, इसके बाद यह विद्रोह जो हो मेरठ पहुँचा और मेरठ के बाद यह विद्रोह दिल्ली पहुँचा। दिल्ली पहुँचने पर इसका नेतृत्व जो हो मुग़ल बादशाह जो हैं बहादुर शाह जफ़र सेकंड ने किया था। इसके बाद यह विद्रोह झांसी, कानपुर, लखनऊ व भारत के अन्य क्षेत्रों में प्रचारित एवं प्रसारित हुआ।
लेकिन देखते ही देखते कंपनी ने अपने योग्य सेनापतियों को मैदान में उतार दिया और 1.5 साल के अंदर ही इस विद्रोह पर अपना कब्जा कर लिया। फलतः हम लोग अपने तत्कालिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। हालांकि इस विद्रोह का दीर्घकालीन परिणाम सकारात्मक पड़ा था। इस विद्रोह के प्रारंभ होने के कई कारण विद्यमान थे। अब हम लोग इस विद्रोह के कारण को पढ़ेंगे कि यह विद्रोह आखिर प्रारंभ कैसे हुआ, क्या इसमें क्या उद्देश्य थी इस विद्रोह का, तो यह कारण हम लोग देखेंगे। तो 1857 के विद्रोह के कारण जो हैं वो निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? राजनैतिक कारण भी है इसमें, सामाजिक आर्थिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है, तत्कालिक कारण भी है, इसमें सैनिक कारण भी है। हमें इसमें देखने को मिलता है सैनिक कारण भी। तो सबसे पहला जो कारण हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें पहला कारण जो है, सॉरी दोस्तों, पहला कारण है राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारण में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह जो हुआ यह आधारभूत कारण था। क्या? राजनैतिक कारण उसका एक आधारभूत कारण था। इस विद्रोह में पूर्व अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड और डलहौजी ने मुग़ल बादशाह के बारे में अशब्द भाषा का प्रयोग किया था, जिससे मुग़ल बादशाह के बारे में अशब्द कहा। तो इससे जो बादशाह था उसका गौरव नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ। लेकिन भारत की जनता इस गौरव को समाप्त होते हुए नहीं देख सकती थी। फलतः वह एक विद्रोह के लिए एकजुट होने लगी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अपने समय काल में हड़प नीति, तो आपसे एग्जाम में पूछता कि हड़प नीति किससे संबंधित है, तो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। इसने अपने समय में हड़प नीति का विकास किया। इसके द्वारा तत्कालीन भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया। यानी जो लॉर्ड डलहौजी है, यह भारत में हड़प नीति का विकास किया और इसके द्वारा ये 3 श्रेणी बनाए गए। भारतीय रियासतों को बांटने के लिए 3 श्रेणी बनाए गए। तो पहले और दूसरे श्रेणी के ऊपर हड़प नीति का प्रयोग इसने नहीं किया, बल्कि तीसरे श्रेणी के ऊपर यह जो है लॉर्ड डलहौजी, इसने हड़प नीति का प्रयोग किया। तो यही यहाँ पर लिखा है, भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में बांट दिया। इसमें प्रथम और द्वितीय श्रेणी के ऊपर हड़प नीति का प्रयोग नहीं, बल्कि तृतीय श्रेणी के ऊपर इसका उपयोग या प्रयोग किया। तृतीय श्रेणी में वे रियासतें शामिल थीं जिनका निर्माण स्वयं अंग्रेजों ने किया था। इन्हीं को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। फलतः ये रियासतें भी 1857 के विद्रोह में शामिल हो गई। तो वह कौन कौन सी रियासतें थी जिसको डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है रियासतों का नाम, यहाँ पर लिखा है स्थान और यहाँ पर लिखा है समय। तो यहाँ पर यस, जे, एस, बी, यू, जे और ए, ऐसे आप लोग याद करेंगे। यस हो गया सतारा। सतारा को कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ये आप ज़रूर याद करिएगा, यह पूछ लेता है। तो सतारा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। समय 1848 ईस्वी। जैतपुर, जे से जैतपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। जैतपुर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। इसको 1849 ईस्वी में मिलाया था। यस से संभलपुर, संभलपुर कहाँ स्थित है? ओडिशा में। इसको कब मिलाया? 1849 ईस्वी में। इसके बाद बी से बघाट, बघाट जो है ये पंजाब में स्थित है और इसको 1850 में अपने साम्राज्य में मिलाया डलहौजी ने।
इसके बाद उदयपुर, यू से उदयपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है उदयपुर, और इसको 1852 में अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इसके बाद है जे से झांसी, झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ पर 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश का अंग बना लिया झांसी को। इसके बाद अगला जो है नागपुर, नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसको 1854 में अपने साम्राज्य में विस्तारित किया या अपने साम्राज्य का अंग बनाया। इसके बाद ए से अवध है, अवध उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में है तो इसे 1856 में अंग्रेज़ों ने सबसे अंतिम में अपने ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया अवध को। इसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा है, यह कह रहा है कि डलहौजी ने अवध को भी अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया, अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बना लिया अवध को भी। जबकि अवध जो है वो अंग्रेज़ों का दुधारू गाय था, यानी अंग्रेज़ जो भी बात कहते थे, जो भी करने के लिए कहते थे, वो अवध के लोग ज़रूर करते थे। उसके बावजूद अंग्रेज़ों डलहौजी ने इसका अपने विस्तार में, अपने साम्राज्य के विस्तार में मिला लिया। तो डलहौजी ने आउट्रम की रिपोर्ट को आधार मानकर अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगा दिया। आउट्रम की रिपोर्ट को आधार मानकर कुशासन का आरोप लगा दिया, और वर्ष 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह, 1856 में अवध के नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह के समय में अंग्रेजी राज्य का अंग बना लिया, अंग्रेजी राज्य का अंग बना लिया। अगला पॉइंट है, अंग्रेज़ों ने कानपुर के नाना साहब को पेंशन देने से भी मना कर दिया, और कहा कि यह पेंशन सीधे तौर पर अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड के लिए थी या था। इसलिए नाना साहब भी अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। अर्थात उपर्युक्त राजनैतिक स्थिति ने भारतीयों को विद्रोह के लिए प्रेरित या प्रोत्साहन किया। इसके बाद अगला कारण है सामाजिक धार्मिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण। अब देखेंगे कि कैसे सामाजिक धार्मिक कारण भी इस विद्रोह को एक नई उड़ान दी थी। हालांकि तत्कालीन भारतीय समाज एक विखंडित समाज था और यहाँ पर कई कुरीतियाँ विद्यमान थी। अंग्रेज़ों ने जब सती प्रथा को समाप्त करके विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया, तब इन क्रियाकलापों को संपन्न कराने वाले विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु नाराज़ हो गए। यानी ये तो अच्छा ही काम किया था अंग्रेज़ों ने, लेकिन यह भी एक कारण बना कि हमारे क्रांतिकारियों ने इस विद्रोह की शुरुआत की। क्योंकि धार्मिक कारण में यह है कि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जो होता था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया अंग्रेज़ों ने। और इसको समाप्त किया तो जो हमारे देश में, हिंदुस्तान में जो धर्म के गुरु होते थे, ये क्रियाकलाप करवाते थे, उनको लगा तो ये तो हमारे लिए घाटे की बात है। तो वे लोग इससे नाराज़ हो गए, और नाराज़ होने के बाद वर्ष 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने इसके बाद वर्ष 1850 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने धार्मिक अयोग्यता कानून लाया। क्या? धार्मिक अयोग्यता कानून लाया। इसके द्वारा ईसाई धर्म जो है, इसको स्वीकार करने पर ही पिता की संपत्ति में पैतृक उत्तराधिकारी मिलता था। यानी धार्मिक अयोग्यता कानून के द्वारा अगर जो भी हिंदुस्तानी हैं उन्हें ईसाई धर्म को अपनाना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें पिता की संपत्ति में पैतृक उत्तराधिकार नहीं माना जाता था। तो इसीलिए भारतीयों ने इस कानून का विरोध करना शुरू कर दिया।
1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई मिशनरियों का भारत में बड़े पैमाने पर आगमन हुआ था। ये मिशनरियाँ भारत के स्कूलों, कॉलेजों, जेलों व अन्य क्षेत्रों में जाकर अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने लगे। फलतः भारतीयों को लगा कि उनका धर्म कमज़ोर हो रहा है, इसलिए भी भारतीय विद्रोह के लिए प्रेरित हुए। इसके बाद अगला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण, तीसरा कारण हमारा क्या है? आर्थिक कारण। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद, प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद भारत का धन जो है वो बड़े पैमाने पर अंग्रेज़ों यानी इंग्लैंड की तरफ निष्कासित होने लगा। इसके अलावा भी भारत का धन होम चार्जेस के रूप में भी इंग्लैंड की तरफ जाता था और इससे भारतीयों को कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता था। इससे भी भारतीय धीरे धीरे नाराज़ होने लगे। अंग्रेज़ों ने भारत में भू राजस्व की जमींदारी व्यवस्था जैसे रैयतवारी व महालवारी व्यवस्था का सृजन किया और इनके द्वारा भी भारतीयों का बड़े पैमाने पर इन्होंने शोषण किया, जिससे भारतीय लोग नाराज़ हुए और इस विद्रोह के लिए प्रेरित हुए, 1857 के विद्रोह के लिए। इधर अगला पॉइंट हमारा है, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी वाणिज्यवादी नीति के द्वारा भारत में वाणिज्यिक कृषि जैसे चाय, जूट, अफीम, नील व अन्य फसलों की खेती बड़े पैमाने पर करवाई। इससे भारत में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, जूट इस सब की कमी पड़ने लगी। इससे भी भारतीय लोग नाराज थे। इसके बाद है प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार और भारतीय पितामह के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने लंदन की संसद के संसदीय सदन हाउस ऑफ कॉमन, कहाँ पे? प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार भारतीय पितामह के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ही, कहाँ पे? लंदन में ही लंदन की संसद के संसदीय सदन हाउस ऑफ कॉमन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का धन इंग्लैंड की ओर जा रहा है और इससे भारत को कोई ब्याज भी नहीं मिलता। इसी को निष्कासन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जाना गया, जिसका प्रतिपादन नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी ने अपने पुस्तक द पावर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया है। इससे कालांतर में राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने में मजबूती मिली। इसी कारण भारत में कालांतर यानी कुछ समय बाद राष्ट्रीय एकता देखने को मिली और यह भी हमारे लिए इस विद्रोह का प्रमुख कारण बनी। इसके बाद हमारा है सैनिक कारण। 1857 के विद्रोह के पहले कंपनी में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात कितना होता था? 5:1 होता था। लेकिन भारतीय सैनिकों की ना तो यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले पदोन्नति होती थी और ना ही वेतन, यानी भारतीय जो होते थे इंडियन, इनको यूरोपीय सैनिकों की तरह कोई भी पद भी नहीं मिलता था। इनको छोटा पद दिया जाता था और उसके बाद इनको वेतन भी बहुत ही कम दिया जाता था। तो यही यहाँ पर कहा गया है कि 5:1 था भले ही, लेकिन भारतीय सैनिकों को ना तो यूरोपीय सैनिकों के मुकाबले पदोन्नति यानी पद मिलती थी और ना ही वेतन मिलती थी, बल्कि भारतीय सैनिकों के ऊपर धार्मिक टिप्पणी भी की जाती थी। धार्मिक टिप्पणी को हम लोग जैसे कह सकते हैं कि कहा जाता था कि तुम लोग अपने सर पर पगड़ी मत बांधो, तुम लोग मूछें मत रखवाओ, अपने माथे पर तिलक मत लगाओ। तो ये सब सिस्टम था, धार्मिक टिप्पणी कर रहे थे, जिससे
न भारतीय सैनिक भी नाराज हो गए। फिर वर्ष 1854 ईस्वी में डलहौजी ने डाकघर अधिनियम, तो ये भी आपसे पूछता है कि डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम कब लाया गया, तो 1854 ईस्वी में लाकर भारतीय सैनिकों को पत्राचार से मिलने वाली छूट समाप्त कर दिया। यानी जब डाकघर अधिनियम भारत में लाया गया तो इससे जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे वो पत्राचार से उनको कुछ छूटें मिलती थी, ये छूटें जो है समाप्त कर दी गई। इससे भारतीय सैनिक बहुत ही ज़्यादा क्रोधित और नाराज हुए। वर्ष 1856 ईस्वी में डलहौजी ने नया सैनिक अधिनियम भी लाया और यह अधिनियम भी इस विद्रोह का कारण बना। अगला हमारा है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्री में बहुत एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो तत्कालिक कारण में है कि वर्ष 1856 में डलहौजी के सैनिक अधिनियम ने भारतीयों को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशी क्षेत्र में जाकर भी युद्ध लड़ने की बात को स्वीकार करना पड़ा। यानी भारतीय जो थे वो डलहौजी द्वारा जो लाया गया था भारत जो सैनिक अधिनियम लाया गया था उसमें यह बात की गई कि अब जो भारतीय लोग भारत में ही युद्ध लड़ते हैं अब वो विदेशों में भी जाकर युद्ध को लड़ेंगे। इसी अधिनियम के द्वारा सेना में प्रयोग की जाने वाले लोहे की ब्राउन बैस राइफल, इसमें जो सेना होती थी वो कौन सी राइफल यूज करती थी, तो लोहे की ब्राउन बैस राइफल तो पहले यूज करती थी। अब इसी की स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग सुनिश्चित हुआ। तो न्यू इनफील्ड राइफल जो था उसके कारतूस की अग्रिम सिरे में गाय और सूअर की चर्बी लगी थी। तो गाय जो है वो हिंदू जो होते हैं वो अपने माता यानी गाय को अपनी माता समान समझते हैं, और सूअर जो है इससे मुस्लिम समुदाय जो था वो क्रोधित हुआ, क्योंकि सूअर जो है वो मुस्लिम समूह के लिए एक अशुभ का काम करती है। तो इससे मुस्लिम और हिंदुओं ने चर्बी लगी होती थी, तो फलता कंपनी की सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने इसे अपने धर्म हिंदू मुस्लिम जो है अपने धर्म के विरुद्ध मानकर विद्रोह कर दिया। अब आता है हम लोग देखेंगे, ये तो हमारा कारण हो गया। पीछे जितना हमने पढ़ा वो क्या था कि यह विद्रोह कैसे शुरू हुआ, इसका क्या कारण था, राजनैतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और तत्कालिक कारण हमने देख लिया। इसके बाद अब देखेंगे कि यह विद्रोह जो हुआ उसका प्रारंभ व विस्तार कैसे कैसे होता रहा। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में स्थित 34वीं रेजिमेंट, किस रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग के ऊपर गोली चलाकर हत्या कर दी और अपने अधिकारी ह्यूसन को भी इन्होंने मार दिया। इसके बाद इनको 8 अप्रैल 1857 यानी बहुत ही कम ही समय में, लगभग 10 दिन से पहले ही इनको फांसी दे दी गई। मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। इसके बाद 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन 10 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने बड़े पैमाने पर विद्रोह करके मेरठ के रूप में कब्जा कर लिया और यहाँ के सत्रागार का मालिक जो था लेफ्टिनेंट हेबिट कुछ भी नहीं कर पाया।
फिर 10 मई के विरोधी 11 मई को मेरठ से दिल्ली पहुँचे और दिल्ली के ऊपर नियंत्रण किया और यहाँ के मुग़ल बादशाह बहादुर शाह सेकंड विद्रोहियों का नेता बना। विद्रोहियों का नेता कौन बना? मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय विद्रोहियों का नेता बना। इसी समय अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर कब्जा करने के लिए निकोलसन को मैदान पर उतारा, लेकिन यह दिल्ली में मारा गया। फलतः अंग्रेज़ सेनापति हडसन ने इलाही बख्श जो था वो मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय का रिश्तेदार था। इसकी सूचना पर बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया और 1858 के मई में दिल्ली के ऊपर नियंत्रण कर लिया। इसके बाद बहादुर शाह के 2 पुत्र थे। कौन कौन? मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा सुल्तान। और इसके एक भतीजे अबू बकर को लाल किले के सामने चांदनी चौक में जनता के सामने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी और मुग़ल बादशाह को दिल्ली से निष्कासित करके रंगून यानी बर्मा भेज दिया गया। यहीं पर इसकी मृत्यु 1862 में हो गया। तो आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि अंतिम मुग़ल बादशाह जो था उसका मृत्यु कैसे हुआ, कब हुआ? 1862 में। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब यह विद्रोह जो कई क्षेत्रों में विस्तारित होती गई, तो सबसे पहले तो बैरकपुर से स्टार्ट हुई, मेरठ पहुंची, मेरठ से दिल्ली पहुंची। उसके बाद आती है झांसी में। यह विद्रोह कहाँ होती है? झांसी। यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया। रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया गया झांसी में। यह विद्रोह झांसी में 5 जून 1857 को शुरू हुआ और रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम गंगाधर राव और इनके दस्तक पुत्र का नाम जो था वो दामोदर राव था। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मनु और मणिकर्णिका। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। झांसी पर नियंत्रण अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज ने किया था। तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि झांसी पर नियंत्रण कौन किया था? तो अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज के द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया। और जब रानी लक्ष्मीबाई को वीर गति प्राप्त हुई, यानी रानी लक्ष्मीबाई की हत्या हुई, तब रानी लक्ष्मीबाई के शव के पास जाकर इसने ह्यूरोज ने कहा कि भारतीयों में तुम ही तो एक मर्द हो। ये कौन कहा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए ह्यूरोज ने कहा था। इसके बाद यह विद्रोह लखनऊ पहुंचता है। लखनऊ में जो इसका नेतृत्व करती हैं वो हैं बेगम हजरत महल। यह विद्रोह लखनऊ में कब होता है? तो 4 जून 1857 को यह विद्रोह लखनऊ में होता है। इसमें बेगम हजरत महल ने हाथियों पर चढ़कर अपनी सेना का प्रोत्साहन किया है, लेकिन अंत में ये नेपाल चली गई। यहाँ पर कोलिन कैंपबेल ने नियंत्रण स्थापित किया था इस विद्रोह का। इसके बाद यह विद्रोह कानपुर पहुँचता है। कानपुर में समय क्या था कानपुर का जब यह विद्रोह शुरू हुआ? तो 5 जून 1857 ईस्वी को। यहाँ पर नेतृत्व जो कर रहे थे नाना साहब, इनको इतिहास में धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी तरफ से युद्ध लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को थी। इनका असली नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर की स्थिति को कमज़ोर देखते हुए ग्वालियर चले गए, लेकिन ग्वालियर के सिंधिया ने इन्हें अंग्रेज़ों को सौंपा और अंग्रेज़ों ने इन्हें फांसी की सज़ा दे दी। तात्या टोपे की तुलना फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट III से की जाती है।
इसके बाद यह विद्रोह पहुंचता है बिहार में। बिहार में इस विद्रोह का केंद्र पटना था, शाहाबाद था, जगदीशपुर था। कौन कौन सा? पटना, शाहाबाद और जगदीशपुर। पटना में इस विद्रोह का नेतृत्व पीर अली, जबकि अन्य क्षेत्रों में बाबू कुंवर सिंह ने किया था। इन्होंने आजमगढ़ जिले में स्थित अतरौलिया नामक स्थान पर अंग्रेजों को पराजित किया, लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके भाई अमर सिंह ने इस विद्रोह का संचालन किया। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र और उसके नेतृत्वकर्ता देखेंगे इस विद्रोह के। तो सबसे पहला क्षेत्र है इलाहाबाद। इलाहाबाद में लियाकत अली साहब ने, लियाकत अली जी ने इसका नेतृत्व किया। इसके बाद अयोध्या, जो कि फैजाबाद नाम से भी जाना जाता है, इसमें मौलवी अहमदुल्ला साहब ने इसका नेतृत्व किया। बरेली जो है खान बहादुर खां द्वारा नेतृत्व किया गया। मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर फिरोज शाह मेहता ने इसका नेतृत्व किया। मथुरा में देवी सिंह ने इसका नेतृत्व किया और गोरखपुर में गजाधर सिंह ने नेतृत्व किया। इसके बाद असम में मणिराम दत्ता के द्वारा नेतृत्व किया गया। कोटा राजस्थान में जयदयाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया और ओडिशा में सुरेंद्र शाही व उज्ज्वल शाही के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति क्या थी। इस विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति क्या थी? तो 1857 के विद्रोह की प्रकृति का जो मुद्दा था वह इतिहासकारों के बीच में आज भी विवादित बना हुआ है। इस बात पर हमारे बीच इतिहासकारों का दो समूह बनता हुआ दिखाई पड़ता है। पहला समूह के कौन सा है? पहला समूह है विदेशी इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, जो इस समूह को प्रतिपादित कौन कौन करता है? E.L. रीज, जेम्स आउट्रम और जॉन सीले जैसे इतिहासकार विदेशी इतिहासकार या साम्राज्यवादी इतिहासकार के समूह को प्रतिपादन करती हैं। इसके बाद स्वदेशी या राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन कौन से? इसमें B.D. सावरकर, अशोक मेहता और S.N. सेन प्रमुख थे। S.N. सेन प्रमुख थे। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप को सीमित करते हुए मात्र सैनिक विद्रोह कहा। कौन? साम्राज्यवादी या विदेशी इतिहासकारों ने इस विद्रोह के स्वरूप को सीमित करते हुए क्या कहा कि यह एक मात्र सैनिक विद्रोह था, जबकि स्वदेशी इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। हमारे जो स्वदेशी इतिहासकार हैं वह इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। क्या? स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी। इसका देखेंगे 1857 के विद्रोह की प्रकृति जो है विवादित क्यों है, इस पे अपना अपना मत दिए हैं सभी लोग। चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चूंकि इस विद्रोह का प्रारंभ ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने किया था, तो मंगल पांडे जो थे वो ब्रिटिश सेना थे, लेकिन थे तो भारतीय ही सिपाही। ब्रिटिश सेना के भारतीय सिपाहियों ने किया था और भारतीय सिपाहियों को ब्रिटिश सेना की प्रशासनिक सांचे ढांचे का ज्ञान था। इसीलिए विद्रोहियों को विद्रोह के बाद या उसी समय स्वयं को पकड़े जाने का डर और दंडित करने का डर भी रहता था। इसीलिए विद्रोही जब भी आगे बढ़ते थे तो वे अपने साक्ष्यों को जला या नष्ट कर देते थे। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके साथ हम लोग 1857 के पूरे विद्रोह को एक बार अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि क्या 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय प्रकार का विद्रोह था? यह हमारा क्वेश्चन है। इसमें उत्तर हम लोग देखेंगे। अब 1857 की महान क्रांति बंगाल के बैरकपुर में
स्थित 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने प्रारंभ की थी। तो यह जो 1857 की महान क्रांति है, इसको प्रारंभ कौन किया, जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया। इस क्वेश्चन के द्वारा पूरा रिवाइज हम लोग करेंगे। 1857 की महान क्रांति बंगाल के बैरकपुर में स्थित 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे के द्वारा शुरू की गई और यहाँ से निकलकर यह मेरठ और इसके बाद दिल्ली पहुँची। यह विद्रोह मेरठ और मेरठ के बाद दिल्ली पहुँची और देखते ही देखते पूरे उत्तर भारत के ऊपर क्रांतिकारियों ने अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेज़ों ने भी जब अपने मुख्य सेनापतियों यानी योग्य सेनापतियों को मैदान में उतारा, तब लगभग 1.5 वर्ष के अंदर ही अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह के ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उपर्युक्त प्रश्न 1857 के विद्रोह के प्रकृति या स्वरूप के संबंधित है और इस विद्रोह के प्रकृति का मुद्दा जो है इसलिए विवादित है क्योंकि विद्रोहियों ने विद्रोह के समय ही इससे संबंधित साक्ष्य को नष्ट कर दिया था। विद्रोहियों ने इससे संबंधित साक्ष्य को नष्ट कर दिया था। फिर भी हम अगर गहराई से अध्ययन करें तब हमारे सामने इस विद्रोह के संबंधित कुछ साक्ष्य उभर कर आते हैं जो प्रमुख है। तो कुछ साक्ष्य जो है वो मिलते भी हैं हमारे इस विद्रोह के। तो क्या है इसमें, सबसे पहला है दिल्ली। दिल्ली से प्रकाशित दिल्ली अखबार, ये दिल्ली से प्रकाशित दिल्ली अखबार। दूसरा है लखनऊ से प्रकाशित तिलिस्म अखबार, लखनऊ से प्रकाशित तिलिस्म अखबार। तीसरा है भोजपुरी क्षेत्र से प्रकाशित भोजपुरी कहावतें। तो पहला क्या है, दिल्ली से प्रकाशित दिल्ली अखबार, दूसरा लखनऊ से प्रकाशित तिलिस्म अखबार और तीसरा है भोजपुरी क्षेत्र से प्रकाशित भोजपुरी कहावतें। भोजपुरी साहित्यों में तो हमें उल्लेख मिलता है कि फिरंगी कब जइबो छोड़ के हमार देशवा, फिरंगी कब जइबो छोड़ के हमार देशवा, अर्थात इससे यह प्रतीत होता है कि 1857 के विद्रोही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर जुड़े हुए थे। प्रसिद्ध इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा प्रदान की। हालांकि तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति का विस्तार जितने क्षेत्रों में हुआ था और जितनी जनसंख्या इसमें शामिल थी, उससे बड़े पैमाने पर इस विद्रोह के परिप्रेक्ष्य में स्थिति बनी थी। फिर जब अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति का दर्जा मिला है, तब 1857 के क्रांति को यह दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता। इसके बाद आता है 1857 के विद्रोह के संबंध में अन्य कथन। 1857 के विद्रोह के संबंध में अन्य कथन। ब्रिटिश इतिहासकार E.L. रीज ने कहा है कि यह विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह था। यह कौन कहा, ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का विद्रोह था। यह जो है ब्रिटिश इतिहासकार E.L. रीज ने कहा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली ने सर्वप्रथम यह स्वीकार किया कि यह विद्रोह राष्ट्रीय प्रकार का विद्रोह था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिज़रायली के द्वारा सर्वप्रथम स्वीकार किया गया कि यह विद्रोह क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था।
भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में पहली बार यह स्वीकार किया कि यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। तो भारतीय इतिहासकार में अशोक मेहता जी ने सबसे पहले अपने पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में यह स्वीकार किया कि यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया कि यह विद्रोह सुनियोजित प्रकार का स्वतंत्रता संग्राम था। तो वीडी सावरकर जी ने क्या कहा कि यह विद्रोह जो था यह सुनियोजित प्रकार का स्वतंत्रता संग्राम था। भारत के पहले सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन, तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि भारत के पहले सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो वो थे एस.एन. सेन ने स्वीकार किया कि यह विद्रोह कैसा था, राष्ट्रीय विद्रोह था। प्रसिद्ध इतिहासकार R.C. मजुमदार का कहना था कि यह विद्रोह ना तो राष्ट्रीय और ना ही पहला स्वतंत्रता संग्राम था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि कौन कौन थे जो इसे राष्ट्रीय कहें। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे डिजरायली साहब ने इसे सर्वप्रथम क्या कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है। कैसा विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। इसके बाद भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता जी ने इसे क्या कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है, राष्ट्रीय विद्रोह है। एक बार वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक में स्वीकार किया कि यह विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय है। और पहले भारतीय एस.एन. सेन ने भी स्वीकार किया कि यह विद्रोह कैसा है, राष्ट्रीय। एस.एन. सेन के द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि यह विद्रोह कैसा है, राष्ट्रीय प्रकार का विद्रोह है। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जो इसमें वह 1857 के विद्रोह के पतन के कारण। 1857 के विद्रोह के पतन का कारण, सॉरी दोस्तों, अठारह सत्तावन के विद्रोह के पतन पर क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1858 के समाप्ति के पूर्व ही अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और विद्रोही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पिछड़ गए। इसके प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण जो था वह था सैनिक साजों या अस्त्र शस्त्र में कमी। यानी सबसे पहला कारण हम लोग कह सकते हैं इसमें सैनिक जो थे वो बहुत ही सहज थे, बहुत ही विदेशी युद्ध लड़ने के काबिल नहीं थे और यहाँ पर इन लोगों के पास अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी। और जो ब्रिटिश सैनिक थे उन्हें विदेश में अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति भी, यानी फ्रांसीसी युद्ध के लड़ने के भी, देखिए यहाँ पर क्या है, विद्रोहियों के पास यूरोपियों के मुकाबले सैनिक अस्त्र शस्त्रों की कमी थी। हमारे पास ना तो दूरी तक मार करने वाले हथियार थे और ना ही बड़ी मात्रा में गोला व बारूद थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास अस्त्र शस्त्र अत्यंत गतिशील अवस्था वाले व अत्यधिक थे। इसके बाद है देसी नरेशों की गद्दारी। विद्रोह के समय पटियाला, अम्बाला, बड़ौदा, कश्मीरी, ग्वालियर के रियासतदारों ने अंग्रेज़ों का सहयोग दिया। इसके अलावा इलाही बख्श जो कि मुग़ल बादशाह सेकंड का रिश्तेदार था, यह भी अंग्रेज़ों को सूचना प्रदान करता रहा। इसके बाद सीमित क्षेत्र था, हमारे पास सीमित क्षेत्र थे। हालांकि उत्तर भारत में यह विद्रोह बड़े पैमाने पर देखा गया, लेकिन पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत को तो यह अछूता रहा। यानी
पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत में यह जो विद्रोह था वह एकदम अछूता था, कोई वहाँ से नहीं गया, विद्रोह में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद केंद्रीय योजनाओं का ना होना। केंद्रीय योजनाओं का ना होना। हालांकि विद्रोही अंग्रेज़ों को भारत से बाहर करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन इनके पास किसी केंद्रीय योजना का अभाव था, यानी कि इनके पास कोई भी केंद्रीय योजनाएं नहीं थी। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि विद्रोह सफल भी हो जाता तब भी हमारे पास यह भी योजना नहीं था कि उस भारत को हम कैसे नियोजित करके आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद है अच्छे नेतृत्व का अभाव। अच्छे नेतृत्व का अभाव। हालांकि विद्रोही नेता भक्ति भावना से प्रेरित थे, प्रेरित होकर विद्रोह कर रहे थे, लेकिन इन्हें सैन्य क्षेत्र में व्यूह रचना व बड़े बड़े युद्ध को लड़ने का अनुभव नहीं था। जबकि अंग्रेज़ों के पास जनरल नील, कॉलिन कैंपबेल, ह्यूरोज और हडसन जैसे अनुभवी सेनापति थे और इनको बड़े बड़े युद्ध लड़ने और उसमें विजय प्राप्त करने का अनुभव था। इसके बाद सीमित वर्गों की भागीदारी। सीमित वर्गों की भागीदारी। हालांकि विद्रोह को सैनिकों ने प्रारंभ किया, लेकिन इसमें देखते ही देखते अन्य वर्ग के लोग शामिल हो गए थे। फिर भी भारत के बुद्धिजीवी वर्ग ने नियोजित तरीके से विद्रोह में भागीदारी नहीं की। कृषकों और श्रमिकों ने भी इसमें भाग नहीं लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। इस समय तत्कालीन विश्व में चारों तरफ शांति बनी थी, फलतः विश्व के किसी क्षेत्र से भी विद्रोहियों को सहायता नहीं मिली। इसके बाद अगला कारण क्या है असफल होने के? राष्ट्रीयता का अभाव हमें देखने को मिला। इस विद्रोह के समय भारत में राष्ट्रीय चेतना व राष्ट्रीयता का अभाव था। हालांकि विद्रोही स्वार्थवश ही इस विद्रोह में शामिल हुए थे। स्वार्थवश यानी जैसे उनके क्षेत्र पर, जैसे झांसी पर लक्ष्मीबाई के क्षेत्र पर अंग्रेज़ों ने जब कब्जा कर लिया तो वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई थी, तो वह एक स्वार्थ था कि इन्होंने हमारे प्रांत या हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है तो इसको हमें छुड़ाना है, तो यह एक स्वार्थ ही था। ऐसे लखनऊ में, ऐसे ही कानपुर में। लेकिन जब उन्होंने यह विद्रोह शुरू कर दिया तो उसके बाद इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता इनकी वीरता पर। इसके बाद इनकी भावना या इनकी वीरता पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता कि इन्होंने अपने स्वार्थवश इस विद्रोह में शामिल हुए। अर्थात कई कारण थे जिससे 1857 के विद्रोह में हमें कमज़ोर कर दिया और हम अंग्रेज़ों को भगाने में पिछड़ गए थे। फलतः हमारा तत्कालीन लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन दीर्घकालिक रूप से इस विद्रोह का परिणाम हमारे ऊपर सकारात्मक रूप से पड़ा था, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के समय क्रांतिकारियों ने इसी विद्रोह से सीख लेते हुए गोला, बम व पिस्तौल की राजनीति प्रारंभ कर दी थी और इसी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर विवश हुए। यानी यह जो 1857 का विद्रोह था या क्रांति थी, इससे हमें दीर्घकालिक रूप से इस विद्रोह को हमारा परिणाम जो है वो सकारात्मक रूप से मिला, क्योंकि जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन था उस समय हमारे क्रांतिकारियों ने उसी विद्रोह से सीख लेते हुए गोला बारूद, बम, पिस्टल इन सब का राजनीति प्रारंभ किया और इसी कारण अंग्रेज़ों को भारत से वो भगाने में सफल हुए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 1857 की विद्रोह जो थी, 1857 का विद्रोह जो था
वो एक ही वीडियो में लगभग 50 मिनट में पूरा हमने बता दिया। तो आप लोग यह जहाँ भी पढ़ने जाएंगे तो ये कम से कम आप लोगों को 5 घंटे लोग पढ़ाएंगे, और हमने भी इसको 5 घंटा पढ़ा है, लेकिन अपने नोट्स से इसको हमने एक सुनियोजित रूप से एक कम समय में इसको आप लोगों को बता दिया, जो कि यहाँ से आपका प्रश्न जो है एक भी छूटेगा नहीं। इसका हम 120% मतलब इसका 120% कह सकते हैं कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन या वीडियो देखने के बाद आपका छूटेगा नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को बार बार 2 बार, सिर्फ एक बार तो नॉर्मल या 1.5x के स्पीड पर देख लीजिए, और दूसरी बार इसको 2x की स्पीड पर देखिए। तो आपको सिर्फ 25 मिनट इस वीडियो को देखने में लगेगा, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, और आप लोग इसको देखने के बाद जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आपको इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।